हेलो दोस्तों, एक टेट गुरु क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे सी-टेट में पर्यावरण शिक्षण को, पर्यावरण शिक्षण के महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को, उनकी व्याख्या सहित कैसे हमें पढ़ना चाहिए ये भी देखेंगे। आइए शुरू करते हैं एक क्वेश्चन के साथ। रश्मि को यह सिखाया गया कि प्रश्न पत्र बनाते समय निम्न चरणों का अनुपालन करना चाहिए। जब कोई शिक्षक प्रश्न पत्र बनाएगा तो किन किन चीज़ों पर ध्यान रखना चाहिए? तो पहले वो योजना बनाएगा, यानी सोचेगा, योजना बनाएगा। कोई भी कार्य करेंगे, हम किसी भी कार्य को करना होगा तो पहले हम उस कार्य की योजना बनाएंगे, फिर आगे की क्रियाकलाप करेंगे, चाहे वो शिक्षण विधि हो, प्रश्न पत्र विधि हो, उसमें सबसे पहले हम क्या करेंगे? योजना बनाई जाएगी। तो इसमें भी पहले सबसे पहले क्या किया जाएगा? योजना बनाई जाएगी। फिर डिजाइन तैयार की जाएगी, इसी को रूपरेखा कहते हैं। चाहे हम घर बनाए, कुछ भी बनाए, तो पहले हम डिजाइन यानी योजना बनाएंगे, फिर उसका चित्र बनाएंगे, उसकी डिजाइन बनाएंगे कैसे हमें बनाना चाहिए, फिर उसका ब्लूप्रिंट बनाएंगे, फिर उसके बाद प्रश्नों का निर्माण करेंगे, उसके बाद प्रश्नों का संपादन करेंगे, फिर उसके बाद अंक प्रदान योजना, फिर प्रश्नों का विश्लेषण यानी कार्य विश्लेषण। विश्लेषण सबसे बाद में किया जाएगा, ये याद रखना। तो पहले हम योजना बनाएंगे, दूसरा फिर डिजाइन तैयार करेंगे, फिर ब्लूप्रिंट तैयार करेंगे उसका, फिर प्रश्नों का निर्माण करेंगे, प्रश्नों को लिखेंगे, प्रश्नों का संपादन करेंगे, अंक प्रदान योजना बनाएंगे किस तरीके से, फिर उस कार्य विश्लेषण करेंगे कि कौन कैसा रहा, किसने कितनी अच्छी प्रगति की, किसने कितना अच्छा किया, क्या क्या किया, कौन सा किस विषय में अच्छा है, ये सारी विश्लेषण करेंगे सभी बच्चों का। तो आइए ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन है, पहला है प्रश्न लिखना, दूसरा है रूपरेखा तैयार करना, तीसरा है प्रश्न संपादन, चौथा है ब्लूप्रिंट तैयार करना। तो अभी बताया मैंने, पहले क्या किया जाएगा? योजना बनाई जाएगी, योजना इसमें है नहीं। उसके बाद रूपरेखा बनाई जाएगी। तो हमारा पहला कौन सा होगा? ये हो गया। दूसरे पर फिर रूपरेखा के बाद उसका ब्लूप्रिंट तैयार किया जाएगा, तो दूसरा ये हो गया। फिर प्रश्न लिखना, तीसरा ये हो गया। चौथा संपादन। तो हमारा आंसर कैसे हो गया? 2, 4, 1, 3। ये इस तरीके से आंसर हो गया हमारा। पहले योजना बनाई जाएगी, फिर रूपरेखा तैयार की जाएगा, फिर ब्लूप्रिंट तैयार किया जाएगा, उसके बाद प्रश्न लिखे जाएंगे, फिर उसका प्रश्नों का संपादन होगा, फिर अंक योजना बनाई जाएगी, फिर विश्लेषण होगा। याद रखना और लिख भी लेना। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसी भी कार्य की हो, किसी भी कार्य को कर रहे हो, चाहे पढ़ाई कर रहे हो, पहले योजना बनाएंगे, फिर पाठ योजना। ऐसे ही कोई भी कार्य करें, सबसे पहले योजना बनाई जाएगी, फिर उसका डिजाइन तैयार किया जाएगा, फिर ब्लूप्रिंट तैयार किया जाएगा। शिक्षण में कोई भी कार्य किया जाए तो ऐसे ही किया जाएगा। क्वेश्चन है, कक्षा
5 के विद्यार्थियों में जिज्ञासा जागृत करने का सबसे प्रभावी तरीका है। जिज्ञासा जागृत करने का सबसे प्रभावी तरीका है। अब जान लीजिए जिज्ञासा। जिज्ञासा का मतलब होता है किसी भी कार्य पर चर्चा करना, किसी भी कार्य के बारे में बार बार पूछना ही जिज्ञासा है। मतलब कि कोई अगर चीज़ें दिखी, जैसे हमें ये पेन दिख गया तो इसके बारे में कैसे बना, क्या हुआ, कैसे ये लिखता है, सारी चीज़ों को पूछना ही जिज्ञासा है, बार बार पूछना ही जिज्ञासा है। तो ऐसी चीज़ को हम कैसे जागृत कर सकते हैं बच्चे के अंदर? जिज्ञासा का मतलब अपसारी चिंतन हो सकता है। परिकल्पना होती है, कल्पनात्मक चिंतन, कैसे अब जागृत कर सकते हैं? सृजनात्मक, यानी वो जिज्ञासा का मतलब सृजनात्मक, नई नई चीजें खोज करना, निर्माण करना आदि, ये सब जिज्ञासा के अंतर्गत आते हैं। तो आइए, मैंने बताया है कहानी, नाटक, कहानी, नाटक, खेल, संभाषण, इसी को परिचर्चा कह सकते हैं। पुराने अनुभव से जुड़े क्रियाकलाप, भिन्न भिन्न तरीकों से कार्य कराना, परिकल्पनात्मक कार्य कराना, प्रश्न पूछने के लिए अवसर देना, एक प्रश्न, परिकल्पनात्मक प्रश्न पूछने को अवसर देना, ये सारी चीजें हमें जिज्ञासा की जागृत करने में मदद करती हैं। और भी बहुत सारी चीजें हैं। आइए आप इनके ऑप्शन देखते हैं। तो पहला ऑप्शन है अधिक हस्तपरक अनुभव प्रदान करना। दूसरा है लिखित कार्य में उन्हें अधिक अभ्यास देना। तीसरा है अक्सर इकाई परीक्षणों का आयोजन कराना। चौथा है गहन जांच परख और कल्पना परख प्रश्न पूछना। अब हम जब देखेंगे तो लिखित कार्य में उन्हें अधिक अभ्यास देना। जब हम नेगेटिव पॉजिटिव से देखें या किसी अन्य चीज से देखें तो हम ये दो ऑप्शनों को हम काट देंगे, अक्सर इकाई परीक्षणों का आयोजन कराना। अब हमारे ऑप्शन बचे पहला और चौथा।
यानी कि यहाँ इकाई परीक्षणों की बात करें, लिखित कार्यों की बात करें, एक ही कार्य, किसी एक ही प्रकार के कार्य की बात करें, अगर हम सारी चीज़ों के एक ऑप्शन में बात करेंगे तो आंसर हमारा सही होगा। अगर एक ही प्रकार की बातें करें तो हमारा ऑप्शन गलत हो जाएगा। लेकिन हाँ, इसमें भी एक ही तरह की बातें कर रहा है, लेकिन हस्तपरक की बात कर रहा है, अनुभव की बातें कर रहा है, हस्तपरक अनुभव की बातें कर रहा है, और इसमें गहन जांच परक और प्रश्न पूछना। अगर हम जांच की बात करें तो हमारा एक तरफ से नेगेटिव होता है, लेकिन यहाँ नेगेटिव नहीं है, क्योंकि यहाँ शिक्षक की बात हो रही है। यहाँ शिक्षक जांच रहा है, गहन जांच कर रहा है, मतलब वो अपना तरीका अनुभव कर रहा है, अवलोकन कर रहा है, गहन अवलोकन कर रहा है, परख रहा है, जांच परख, यानी बच्चे की परख रहा है कि क्या क्रियाकलाप हैं, और कल्पना परक प्रश्न पूछ रहा है उसी प्रकार, मतलब कि पूरी जांच के साथ, पूरे गहन चिंतन के साथ उसे परक, कल्पना परक प्रश्न पूछ रहा है। यानी कि अगर हम जाने कि परिकल्पना हम कैसे बना सकते हैं, तो क्वेश्चन पूछेगा कि 8 ऐसे, चाहे भाग कीजिए चाहे गुणा कीजिए, लेकिन आंसर 8 लाइए। तो बच्चा 4 + 4 2 × 4 ऐसे करके कई तरह से आंसर ले आएगा। आंसर कितना लाना? 4, 16 भाग 2, मतलब कि सभी तरह से। तो ऐसे ही प्रश्नों को पूछ रहा है जिसमें ज़्यादा ही दम हो। और प्रश्न कैसे पूछने चाहिए? यदि अगर कोई वाले ऐसे प्रश्न पूछने चाहिए जिससे बच्चे को चिंतन करने पर मजबूर कर दिया जाए, तो ऐसा प्रश्न पूछ रहा है गहन चिंतन करके, गहन जांच करके, कि वो जांच कल्पना परक प्रश्न बने, और तभी वो पूछ रहा है। तो हमारा आंसर ये भी सही है और ये भी सही है। लेकिन अब कौन सा हमें सही करना है, सबसे बेस्ट कौन सा है? जब हम अनुभव को जोड़ेंगे तो हमारा क्वेश्चन सही होता है। लेकिन यहाँ पर अधिक शब्द आ गया। जब अधिक एक ही कार्य को कराए तो बच्चा बोर हो जाता है। तो यहाँ पर अधिक और कम जब कराता है, यानी कि मध्यम रखना चाहिए, ना अधिक हो ना कम हो कोई कार्य। जब एक ही कार्य कराएगा वो उनके अनुभव से ही पढ़ाएगा, और कुछ कार्य करेगा नहीं, अपने अनुभव देगा नहीं, किसी और अन्य बच्चों के अनुभव देगा। केवल जिस बच्चे को पढ़ा रहा है उसी के अनुभव से ही बात कर रहा है और कोई बात कर ही नहीं रहा है, फिर वो क्या, उसे हीन भावना पैदा नहीं होगी क्या? ये जब उससे कहे कि तुम्हारे घर में क्या बना है, उसी के हिसाब से पढ़ाता रहे तो उसे हीन भावना पैदा हो जाएगी। इसलिए हमारा आंसर ये भी कट गया। ये कई किताबों में मैंने देखा है कि ये आंसर है, लेकिन ये नहीं है। जब ये क्वेश्चन आया था तो मैंने इसका एग्जाम दिया था, लेकिन जब मैंने वो क्या कहते हैं आंसर की देखी थी, तो आंसर ये दिया गया था। क्योंकि इसका जो सीटेट का जो कल्पनात्मक जो चिंतन है, यानी कि जो करने की क्षमता है सीटेट की, वो तुरंत का माइंड, प्रेजेंट माइंड देखता है कि बच्चा क्या करना चाह रहा है। तो वो कहता है कि वहाँ जांच परख, और जहाँ कल्पना बात आ जाए, और जहाँ जिज्ञासा की बात आ जाए, कहानी की बात आ जाए, सृजनात्मक की बात आ जाए, तो सोच लेना कि वहाँ पर फिर यही सब पूछ रहा है। एक दूसरे से जुड़े होने चाहिए। जिज्ञासा कब पड़ेगी? जब कल्पना परख प्रश्न पूछेगा, सीधी सी बात है। अब हस्त उसमें जब अनुभव है, अनुभव से कौन सी परिकल्पना बढ़ेगी? वो तो जानता ही जानता है। ये भी एक आंसर करने का तरीका हो सकता है। लेकिन हमारा आंसर गहन जांच परक और कल्पना परक प्रश्न है। ये बिल्कुल राइट आंसर है, क्योंकि आंसर की में भी यही आंसर है, तो हमारा आंसर यही होगा। ये आंसर नहीं होगा, इसे बिल्कुल काट देना। जब बच्चा अधिक एक ही कार्य को करेगा तो उसे हीन भावना पैदा होगी, उसका मन नहीं लगेगा। ये याद रखना। जब जांच परक, जब सभी तरह के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, अच्छे अच्छे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो बच्चे को मन लगेगा पढ़ाई करने में, और वो अन्य अन्य चीज़ों को सोचेगा। तो हमारा आंसर हो गया चौथा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। पर्यावरण की अध्ययन, पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तक में प्रयुक्त भाषा। आइए ऑप्शनों को देखते हैं। परिभाषाओं पर बल देते हुए औपचारिक जाने चाहिए। दूसरा है तकनीकी दोनों। बच्चे के दिन प्रतिदिन की भाषा से संबद्ध होना चाहिए।
चौथा है रूखी और जब कठिन की बात करें, रूखी की बात करें, सरल की बात करें, तो समझ लेना हमारा ऑप्शन नेगेटिव है, आंसर गलत है। तो ये तो होगा ही नहीं, इसे काट देना चाहिए। परिभाषाओं की बात करें तो काट देना चाहिए। औपचारिक अनौपचारिक यानी मूर्त अमूर्त दोनों तरह की परीक्षाएं होनी चाहिए, तकनीकी और औपचारिक दोनों की होनी चाहिए, ये सही है। लेकिन जब हम दो काट देते हैं, हमारे दो आंसर कट, सीटेट में अक्सर यही होता है कि दो ऑप्शन तो बिल्कुल कट ही जाते हैं, दो में कन्फ्यूजन रहता है। तकनीकी मतलब नई चीज़ों से जोड़ना, नई नई तरीके अपनाना, बिल्कुल सही है। औपचारिक अनौपचारिक दोनों होने चाहिए। औपचारिक यहाँ पर ओनली औपचारिक की बातें कर रहा है, तो ये नहीं हो सकता। बच्चे की दिन प्रतिदिन की भाषा से संबंध होना चाहिए। अब एक बात और याद रखना, यहाँ पर भाषा की बातें कर रहा है, तो हमें आंसर भी वही देखना होगा जो क्वेश्चन कह रहा है, वही हमें आंसर देखना होगा। तकनीकी औपचारिक कैसी होनी चाहिए भाषा, नई नई तरीके और औपचारिक होनी चाहिए, यानी कि एक नियमबद्ध भी होनी चाहिए, जो जरूरी है वही होनी चाहिए। औपचारिक का मतलब होता है, और तकनीकी नई नई तरीके से होनी चाहिए। लेकिन जब बच्चे के जोड़ने के, जीवन संबंध से जोड़ने की बात आती है, पिछला जो क्वेश्चन था उस पर अधिक अभ्यास करा रहा था जी अनुभव के, लेकिन यहाँ पर क्या कह रहा है, दिन प्रतिदिन की भाषा से संबंध होना चाहिए। और अगली बात, अब जो शिक्षा नीति आई है 2020 में, उसमें कहा ही गया है कि मातृभाषा, क्षेत्रीय भाषा और स्थानीय भाषा। तो हमारा ऑप्शन दूसरा हो ही नहीं सकता है इस बारे में, भाषा के बारे में, कि उसके दिन प्रतिदिन की भाषा से संबंध होना चाहिए। यही आंसर हमारे शिक्षा नीति 2020 के अनुसार राइट होता है, क्योंकि अब जो पढ़ाई होगी वो शिक्षा नीति 2020 के अनुसार होगी। वही क्वेश्चन कह रहा है कि बच्चे की दिन प्रतिदिन की भाषा से संबंध होना चाहिए। पहले भी यही था कि एनसीएफ कहता था कि मातृभाषा से जोड़कर पढ़ाना चाहिए, लेकिन अब 2020 भी यही कह रहा है, तो हमारा आंसर दूसरा तो हो ही नहीं सकता, इसलिए ये भी गलत है। हमारा आंसर हो गया थर्ड, कि बच्चे की दिन प्रतिदिन की भाषा से संबंध होना चाहिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, किसी क्रियाकलाप के लिए समूह बनाते हुए सामाजिक अध्ययन के शिक्षक को चाहिए कि यह बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि इससे जरूर ही पर्यावरण में एक दो क्वेश्चन आता ही आता है। इससे हिंदी में भी जरूर आता है, साइकोलॉजी में भी जरूर आता है, इससे चारों विषय में जरूर आता है एक ना एक क्वेश्चन। इस क्वेश्चन से मैंने बताया था उस दिन पढ़ाते हुए, 4 से 5 क्वेश्चन हर सीटेट के एग्जाम में जरूर आते हैं, कम से कम 3 और अधिक 5 और 6 तक की भी पहुंच जाते हैं। ये क्वेश्चन सीधा सीधा अगर इसमें नाम भी नहीं दिया है तो समझ लेना ये क्वेश्चन अगर समाज संस्कृति की बात कर रहा है तो वाइगोत्स्की से बात कर रहा है, अन्य और किसी से नहीं कर रहा है। तो मैंने बताया है कि 3 से 5 क्वेश्चन आ ही जाते हैं, अधिक भी आ सकते हैं, लेकिन 3 से कम क्वेश्चन किसी भी एग्जाम में नहीं आते हैं वाइगोत्स्की से। तो वाइगोत्स्की को मेरी क्लास में जरूर पढ़ना है, जो पढ़ाया है मैंने 2 बार पढ़ा चुका हूं, दोनों बार, और इससे अलग आ ही नहीं सकता जो मैंने पढ़ाया है सीटेट के किसी भी एग्जाम में या टेट के किसी भी एग्जाम में। जो वाइगोत्स्की के बारे में मैंने पढ़ा दिया है, इससे अलग आ ही नहीं सकता। तो आइए ऑप्शन देखते हैं। वाइगोत्स्की का मैंने बताया था सहयोग, अंतःक्रिया
सहारा, परस्पर, ये सारी चीजें मैंने बताई थी। संस्कृति, समाज, और सुनिए, ये संस्कृति, समाज और भाषा, ये तीन उपकरण बताए थे मैंने सीखने के, तीन टूल हैं ये वाइगोत्स्की के। तो इसी के अनुसार ही क्वेश्चन बनते हैं। आइए देखते हैं। अब समाज कह रहा है तो वाइगोत्स्की का ही क्वेश्चन होगा, ये गारंटी है। जब प्याजे उम्र की बात करें या किसी बात करें तो देख लेना, ज़्यादातर लगभग क्वेश्चन प्याजे से आते हैं। आइए पहला ऑप्शन देखते हैं। गणित में प्याजे से बहुत क्वेश्चन आते हैं। अगर हम ढंग से पढ़ें प्याजे को तो हम यूँ ही गणित के पेडागोजी के क्वेश्चन हल कर देंगे। आइए देखते हैं। सुनिश्चित करें कि लड़के लड़कियों के समूह अलग अलग करना। आज का जमाना है एक साथ पढ़ाई का है, समावेशी शिक्षा है, ना कोई लड़की है ना कोई लड़का है, सबको एक समान शिक्षा, सबको एक साथ अधिकार। पहले का जमाना था लड़कियों के गुरुकुल अलग होते थे, लड़कों के अलग होते थे। एक जमाना फिर आया कि लड़कियों को पढ़ाना ही बंद कर दिया, कि शिक्षा का अधिकार नहीं है। ऐसी ऐसी भ्रांतियां पहनाई हैं पोंगा पंडितों ने, ढोंगियों ने, पता नहीं अपने को राजा समझ करके कि हम ही सब कुछ है, जो हम कह देंगे वही है। ना वेदों का अनुसरण किया, ना मनुस्मृति का अनुसरण किया उन ढोंगियों ने। मनुस्मृति कहती है कि सभी को पढ़ने का अधिकार है, और जो मातृशक्ति होती है वो देवी होती है, उसे किसी भी कार्य करने से नहीं रोकना चाहिए। उसमें सीधा सीधा कहा गया है। लेकिन उसी को कहते हैं कि मनुस्मृति में महिला को पढ़ने का अधिकार नहीं है, महिला को निम्न दर्जे का दिया गया है। अरे पाखंडियों, कुछ तो सुधरो। अभी भी कुछ कहते हैं। ऐसे ही रामचरितमानस में उस समय के पंडित ब्राह्मण जी ने लिख दिया है नारी के बारे में और अन्य बिरादरियों के बारे में, पशुओं के बारे में। ये सब गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर रूढ़िवादिता यानी जो हमारी पहली संस्कृति चली आ रही है, पक्षपात दिखाई दे रहा है। तो पक्षपात हमारी अब जो NCF है 2005 उसमें पक्षपात को बिल्कुल नकारा है, 2020 में भी पक्षपात को बिल्कुल नकारा है, और रूढ़िवादिता को भी बिल्कुल नकारा है। रूढ़िवादी जो परंपराएं हैं उनको भी मना किया है कि रूढ़िवादी परंपरा नहीं थोपी जा सकती। तो ये तो हमारा आंसर कट ही गया, बिल्कुल हो ही नहीं सकता। अगला है उनके अंकों के अनुसार समूह बनाएं। पहली बात तो जहां अंकों की बात करें उसे तुरंत काट देना चाहिए, नेगेटिव है। और अब यहां पर सीधा सीधा दिख रहा है पक्षपात कर रहा है कि एक के अच्छे नंबर आए तो उन्हें अच्छे नंबर वालों के साथ अलग बैठा दिया जाए और कम वालों के साथ कम वाले बैठा दिए जाए। मतलब कि सबको अपने अंकों के अनुसार, अगर 10 वाले हैं तो 10 वालों को ही बैठाया जाए, 5 वाले हैं तो 5 वाले। ऐसा नहीं है, एक दूसरे से जोड़ करके बैठाना चाहिए कि जिसके नंबर ज़्यादा हैं वो कम के साथ भी बैठ सकता है, जहाँ चाहे वहाँ बैठ सकता है। क्योंकि एक दूसरे से सीखने को मिलेगा। 10 नंबर वाले को 10 नंबर वाला 5 नंबर वाले को बताएगा तो और अच्छा शिक्षण है। क्योंकि अगर 5 नंबर वाले को बैठाएंगे साथ में तो उसे सीखने को मिलेगा, उससे उसे सीखने को मिलेगा, दोनों को एक दूसरे से सीखने को मिलेगा। यही कहते हैं वाइगोत्स्की की एक दूसरे से सीखने को मिलता है। MKO ज़्यादा ज्ञानी दूसरा, हमें ज्ञान उससे लेना चाहिए जो हमसे ज़्यादा ज्ञानी हो। सब यानी कि अगर वो 10 के बारे में जानता है और हम भी 10 के बारे में जानते हैं तो हम क्या ज्ञान उससे ग्रहण कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वो हमारे बराबर ही जानता है। चाहे छोटा हो या बड़ा हो या हम साथी हो, कोई भी हो, अगर हमसे ज़्यादा ज्ञानी है तो हम उससे ज्ञान प्राप्त कर पाएंगे। कम और बराबर हो तो हम ज्ञान प्राप्त नहीं कर पाएंगे। चलिए अगला ऑप्शन देखते हैं। ये 3 ऑप्शन तो हमारे कट ही गए, 2 ऑप्शन तो कट ही गए, पहला और दूसरा, ये तो हो ही नहीं सकते। केवल 2 समूह बनाएं। और प्रत्येक में बहुत से विद्यार्थी हों। जहां केवल की बात करें पेडागोजी में, फैक्ट क्वेश्चनों को, केवल की बात करें, फैक्ट क्वेश्चनों को छोड़कर अगर केवल की मात्र की बात करें, मानक की बात करें, ही की बात करें, तो तुरंत उसे काट देना चाहिए, क्योंकि वो आंसर हो ही नहीं सकता। पेडागोजी कहता है भिन्न भिन्न तरीके से सीखते हैं, भिन्न भिन्न कार्य कर सकते हैं, भिन्न भिन्न तरीका हो सकता है। लेकिन केवल की बात करें, केवल तरीका नहीं हो सकता, मात्र तरीका नहीं होता, मानक तरीका नहीं हो सकता, तो हमारा मात्रात्मक तरीका नहीं हो सकता, गुणात्मक तरीका होता है। तो हमारे ऐसे शब्द तुरंत काट देना चाहिए। यानी हमारे 3 आंसर तो कट गए। अब आंसर चौथा देखते हैं क्या कह रहा है। क्या मालूम, ये भी सभी प्रतिभागियों
की सहभागिता और सहयोग सुनिश्चित करें। निश्चित खराब होता है, सुनिश्चित अच्छा होता है, ये याद करना। अगर निश्चित दिया है कि निश्चित करें तो हमें काट देना चाहिए, लेकिन सुनिश्चित यानी अच्छा निश्चित करें, अच्छा निर्णय लें। ऐसा नहीं कि कोई भी एकदम निर्णय ले ही लें। सभी प्रतिभागियों को सहभागिता, मैंने बताया जहाँ सहयोग की बात करें, एक दूसरे की सहभागिता यानी परस्पर आपको सहयोग प्रदान करें, आपस में सहयोग प्रदान करें, ऐसा सुनिश्चित करना चाहिए। एक दूसरे की वार्तालाप करें, तो यानी समूह नहीं बनाएंगे, हम सभी को बैठा देंगे, कोई किसी से भी बात कर सकता है, एक दूसरे से अपने विचारों को विमर्श दे सकता है, एक दूसरे की बातों को सुन सकता है, यानी संप्रेषण करेंगे एक दूसरे से, तभी हमारा पाठ्यक्रम अच्छा होगा, शिक्षा प्रभावशाली होगी, प्रगतिशील कक्षा होगी। जब हम एक दूसरे का सहयोग लेंगे, शिक्षक भी बच्चों का सहयोग लेगा, बच्चा भी शिक्षक का सहयोग लेगा, एक दूसरे के बच्चे आपस में सहयोग लेंगे, तो हमारी जो कक्षा है वो प्रगतिशील होगी। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आज के लिए इतना ही, कल फिर आएंगे नए पाठ्यक्रम के साथ, यानी हिंदी शिक्षण के साथ कल आएंगे, उसके बाद संस्कृत शिक्षण के साथ, फिर उसके बाद एक मनोवैज्ञानिक को पढ़ाएंगे। अब साइकोलॉजी में 10 मनोवैज्ञानिकों को पढ़ाना है, उसके बाद साइकोलॉजी की अन्य चीज़ें पढ़ाएंगे। पहले 10 मनोवैज्ञानिक को जो बहुत ज़रूरी हैं, ज़रूरी तो केवल 4 ही हैं, उसके बाद सब फीके पड़ जाते हैं। मान लीजिए पहले वाइगोस्की, दूसरे प्याजे, स्किनर और पॉवलव, एक और मान लीजिए कोहलर। इसके बाद सारे के सारे फीके पड़ जाते हैं, फिर टेट में काम आते हैं। टेट में बहुत सारे मनोवैज्ञानिक हैं, कम से कम 15 ऐसे मनोवैज्ञानिक हैं जिनसे ज़्यादातर क्वेश्चन पूछता है। सी टेट में 4 या 5 ऐसे ही क्वेश्चन इनसे ही ज़्यादातर आते हैं, सबसे ज़्यादा वाइगोस्की, प्याजे और स्किनर, उसके बाद पॉवलव, कोहलर आदि से क्वेश्चन आते हैं। तो आज के लिए इतना ही, कल आएंगे।